नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार कई दिन बाद इस स्टूडियो से आपके सामने आ रहा हूं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CAC की एक कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन बाहर रहना हुआ। वहां जिन लोगों को इंटरव्यू किए थे उनको बारी बारी से पोस्ट किया। आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच हूं। उत्तर प्रदेश की बात है। बलात्कार के आरोप में एक आदमी जेल में बंद है महीनों से। निचली अदालत ने उसका बेल एप्लीकेशन खारिज कर दिया। कहा कि बड़ा ही घृणित अपराध था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको जमानत दी है। उस पर आरोप ये था कि एक युवती पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी। इसने कहा कि ठीक है, मैं मदद करूंगा, भर्ती करवा दूंगा, और उसको ले जाकर उसने बलात्कार किया। उसके वीडियो बना लिए, फोटो बना ली और बलात्कार करते रहा। 9 लाख रुपए मांगे भर्ती करवाने के लिए, और आखिर में जाके कुछ विवाद हुआ तो उसने इन तस्वीरों को, वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। उस युवती की लिखाई हुई रिपोर्ट के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी इसको जमानत दी है और कहा है कि जमानत के 3 महीने के भीतर उस युवती से शादी करे। दरअसल जो आरोपी है, इसके वकील ने अदालत को कहा था कि ये दोनों शादी करना चाहते हैं, तो अदालत ने जमानत इसलिए दी है कि 3 महीने के भीतर शादी करो। जिसने झांसा दिया नौकरी लगवाने का, जिसने बलात्कार किया, जिसने वीडियो बनाए, जिसने पैसा मांगा 9 लाख रुपया, जिसने फोटो खींचे और बलात्कार के, सेक्स के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिए। मैं नहीं जानता कि उस युवती की सहमति है या नहीं है इससे शादी करने में, लेकिन इस आरोपी के वकील ने अदालत को यही कहा है, हाईकोर्ट को, कि ये दोनों शादी करना चाहते हैं। अदालत ने कहा है ठीक है, 3 महीने की जमानत दे रहे हैं, 3 महीने में शादी करो। किस तरह की हो गई है दुनिया। एक लड़की से बलात्कार किया, उसकी सेक्स की वीडियो, तस्वीर उनको सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब अदालत कह रही है उससे शादी करो। हो सकता है इन्होंने खुद ने अर्जी दी हो कि हम शादी करना चाहते हैं। कौन लड़की ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहेगी जो इस तरह की हरकत करता हो, अगर लड़की की लिखाई गई रिपोर्ट सही है तो? कौन सी लड़की चाहेगी कि ऐसे बलात्कारी, ऐसे ब्लैकमेलर, ऐसे झांसेबाज, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बदनामी करने वाले से शादी की जाए? कौन सी लड़की चाहेगी? अदालत में वकील ने कहा है कि वो चाहती है शादी करना। मैं नहीं जानता ये किस तरह का समझौता हुआ होगा, किस तरह की शांति वार्ता हुई होगी, लेकिन कहा है। क्या बलात्कार की शिकार जो लड़की है उसके लिए यही लिखा हुआ है समाज में, कानून में, कि जो बलात्कारी है उससे शादी करे? मुझको ध्यान पड़ता है, मेरे अपने शहर का एक मामला था, बहुत पुराना है, 25-30 साल पहले का। एक बलात्कार हुआ, लड़की ने रिपोर्ट लिखाई पुलिस में, मामला अदालत में चले गया। मामला अदालत में चल रहा था कि लड़के के परिवार वालों ने लड़की से बात करके कि शादी कर लेता है, इसको खत्म करो मामले को। दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद लड़के के वकील ने कहा कि अब मामला वापस लेने का एप्लीकेशन है, ये इस पे साइन कर दो। तो लड़की ने कहा कि मैंने तो रिपोर्ट सही लिखाई थी, झूठी नहीं लिखाई थी। शादी अलग बात है, लेकिन बलात्कार की रिपोर्ट तो कायम रहेगी, मामला चलते रहेगा। मैं वापस नहीं लूंगी, ये लिख के नहीं दूंगी कि इसने बलात्कार नहीं किया था। हालत ये हो गई थी कि रायपुर के पास का एक गांव था, 10-20 किलोमीटर दूर का। वहां से जब पेशी का दिन रहता था तो पति पत्नी दोनों एक साइकिल पर आते थे अदालत, और पत्नी पति के खिलाफ गवाही देती थी। बाद में उस मामले का क्या हुआ, मैं उतना ज़्यादा उसका पीछा नहीं कर पाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि लड़की को बलात्कार के बाद भी उसी के ऊपर तोहमत आती है। समाज ये कहता है कि उसकी इज्जत लुट गई।
बलात्कार की शिकार लड़की की इज्जत लूटती है कि जो बलात्कार करता है उसकी इज्जत लूटती है? कौन अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं? क्या जुर्म के शिकार की इज्जत, क्या जुर्म के शिकार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? लेकिन ये केवल हिंदुस्तान का नहीं है, दुनिया के बहुत से देशों में सामाजिक संस्कृति इसी तरह की है। मैं कल सूडान के बारे में सुन रहा था पॉडकास्ट। वहाँ पे यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरह जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके बीच में दसियों हजार बच्चों के साथ सेक्स शोषण हो रहा है। और दिक्कत यह है कि लोग रिपोर्ट लिखाने सामने नहीं आते। वहाँ भी ये मान लिया जाता है कि जो सेक्स शोषण के शिकार हैं वही जिम्मेदार हैं, बदनामी उन्हीं की होती है। तो महिला को कितना जिम्मेदार ठहराया जाएगा? सोशल मीडिया पर मेरी एक दोस्त ने इस घटना को लेकर, हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को लेकर, जमानत में 3 महीने में शादी की जो शर्त लगाई गई है, इसको लेकर लिखा है कि महिला की योनि जो है उसकी लीज दे देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो मर्द उस पर कब्जा कर ले, जो मर्द उस पर सबसे पहले हमला कर ले, उसी को लीज दे देना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि इस देश में आबा बाबा इस किस्म के हो गए हैं जो कहते हैं कि अगर मांग भरी हुई न हो, गले में मंगलसूत्र न हो, तो लोगों को लगता है कि प्लॉट खाली है। आपको ध्यान है ना, एक बहुत ही चर्चित बाबा है, उसे ये बात कही थी, खंडन भी नहीं आया, वीडियो चारों तरफ फैला था कि महिला की मांग अगर खाली है और उसने मंगलसूत्र नहीं डाला हुआ है तो लोग मान लेते हैं कि ये प्लॉट खाली है, प्लॉट खाली है तो खरीद लो, कब्जा कर लो, खड़े होकर उसके ऊपर पेशाब कर दो। यही सोच है समाज की, महिलाओं को लेकर इसी तरह की सोच है। एक दूसरा किस्सा आपको बताता हूँ। एक वकील हैं पुणे के जो पारिवारिक विवाद वगैरह और दूसरे किस्म के मामलों को सुलझाते हैं, अंकुर आर जहांगीरदार। इन्होंने लिंक्डइन पर लिखा है, अभी 3 दिन पहले उन्होंने लिखा है कि मैं अभी एक अदालत में गया, वहाँ एक नज़ारा था जिसको देखने का मौका मिला। एक जोड़े के बीच, पति पत्नी के बीच बहस चल रही थी। उनका मामला जज के सामने मध्यस्थता के लिए था, बीच बचाव करने के लिए जज के सामने मामला था। और जज कह रहे थे वहाँ पर, मैं देख सकता हूँ, महिला को कह रहे थे, मैं देख सकता हूँ कि तुमने न मंगलसूत्र लगाया है न बिंदी लगाई है। अगर तुम एक शादीशुदा महिला जैसा बर्ताव नहीं करोगी तो तुम्हारा पति तुम में दिलचस्पी क्यों दिखाएगा? ये सोच देखिए हिंदुस्तानी समाज की, जिसने ये परंपराएं कायम की है कि एक महिला को सुहागन होने के लिए, शादीशुदा होने के लिए चूड़ियां पहननी है, बिंदी लगानी है, मांग भरना है, मंगलसूत्र पहनना है। सारे नियम कायदे उसी के लिए हैं। मर्द के लिए कोई नियम कायदे नहीं है। मर्द जो है वो सांड की तरह खुले बाजार में घूम सकता है, जहां उसको दिखे वहां मुंह मार सकता है। मैं ये बात सांड के साथ माफी के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि सांड अपनी जीवन साथी या जो भी उसकी सहयोगी दोस्त है उसको कभी ये मंगलसूत्र और टिकली, बिंदी, चूड़ी की शर्त नहीं रखता। इन्होंने, अंकुर जहांगीरदार वकील साहब ने आगे लिखा है कि उनके खुद के एक मामले में, मध्यस्थता के एक मामले में, एक सत्र न्यायाधीश ने इनकी वकील साहब की, अंकुर जहांगीरदार की एक मुवक्किल को ये कहा था कि अगर एक महिला अच्छी कमाई कर रही है तो वो हमेशा एक ऐसा पति ढूंढेगी जिसकी कमाई उससे अधिक हो और अपने से कम कमाने वाले मर्द पे सेटल नहीं करेगी, मानेगी नहीं उसको। दूसरी तरफ अगर एक मर्द अच्छी कमाई कर रहा है और उसको शादी करनी है तो अपने घर में बर्तन धोने वाली नौकरानी से भी शादी कर लेगी। तो ये जज साहब जो हैं इस मुवक्किल को कह रहे हैं, इस महिला को जो वहाँ मध्यस्थता के लिए गई हुई है, कि देखो मर्द कितने लचीले रहते हैं, आपको भी थोड़ा लचीलापन दिखाना चाहिए।
इतनी एकदम पथरीली, इतनी कड़क, इतनी अड़ियल मत बनो। ये इन्होंने लिखे हैं, 2 मामले लिखे हैं अदालतों के। चूंकि मामला, आज की बातचीत हाईकोर्ट से शुरू हुई थी, इसलिए मैं देख रहा हूं कि अदालतों का नज़रिया, जजों का नज़रिया महिलाओं के बारे में किस तरह का है। समाज का तो है ही। राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज थे, उन्होंने सती प्रथा को सही ठहरा दिया था, आपको ध्यान होगा। मैं अब एक और बात पे आना चाहता हूं। 2-3 घटनाएं तो गिना दी मैंने, एक और बात पे आना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के पंडरिया में एक पंचायत में 5 महिला सरपंच जीत कर आई। चूंकि पंचायतों में 50% का महिला आरक्षण है, इसलिए महिला के लिए आरक्षित जगह पर तो महिला ही आएगी जीत कर। तो 5 महिला पंच जीत कर आई। और जो नज़ारा है, तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो नज़ारा है वो ये है कि जब शपथ ग्रहण हो रहा है पंचों का, तो उनके पति शपथ ले रहे हैं। 5 पति शपथ ले रहे हैं महिलाओं की जगह। चुन के आई है महिलाएं। और कई चुनाव हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। मुझको अगर ठीक ध्यान पड़ता है तो डॉक्टर रमन सिंह के समय जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ये 50% का महिला आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था। कई चुनाव हो गए हैं पंचायतों के उसके बाद, लेकिन आज तक दबदबा ऐसा कायम है मर्दों का, महिला पंच हो या महिला पार्षद हो, उनकी जगह काम पे कब्जा करके रखते हैं उनके पति। मीटिंग में भी चले जाते हैं। मुझको ध्यान पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक पार्षद के पति जाते थे कमिश्नर से बात करने के लिए बार बार। कमिश्नर अफसर रहते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि मैं पार्षद के पति से बात क्यों करूंगा, पार्षद को जो बात करनी है वो मुझसे आके करे। ये भी 1-2 साल के भीतर की बात है। ये राजधानी रायपुर की बात है, ये जहाँ एक IAS अफसर म्यूनिसिपल कमिश्नर है, वहाँ पे पार्षद पति जाके बात करना चाहते हैं। ये कई जगह लिखा गया है, बार बार, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, कि ऐसी ही हरकतों को लेकर पार्षद पति को पाप, सरपंच पति को सांप, विधायक पति को विपत्ति, ऐसी बातें कही जाती हैं इनके बारे में। पंचपति हो चाहे पार्षद पति हो, वो पाप हो गए। आप सरपंच, इसकी अंग्रेजी हिज्जे लिख के देखिए आप गूगल पर और सर्च कीजिए, तो सरपंच की जगह आपको सरपेंट दिखाता है। वो सरपेंट यानी सांप। इसीलिए शायद वहाँ ये सरपंच पति की जगह सांप, ये शब्द शायद चलन में किसी ने मजाक में इसीलिए शुरू किया है। मैंने नहीं किया है, किसी और की कल्पनाशीलता है। निर्वाचित महिला पंचों की जगह उनके पति शपथ ले रहे हैं। ग्राम पंचायत छोटी जगह रहती है, वहाँ पर एक तृतीय वर्ग कर्मचारी जो है उसको भी पंचायत सचिव बना देते हैं, कहीं शिक्षकों को बना देते हैं। सरकार में टेबल कुर्सी पर बैठने वाला जो सबसे छोटा अमला रहता है, ऐसे लोगों को पंचायत सचिव बनाते हैं। हो सकता है वहीं रहना है, उसी नदी में रहना है, तो मगरमच्छों से कितनी दुश्मनी मोल ले। इसलिए पंचायत पति को कहा गया होगा कि हम लेंगे शपथ। उन्होंने शपथ ले ली, क्योंकि पंचायत सचिव को ये पता होगा बाद में साल भर भी राज्य तो इन्हीं का चलना है, यही चलाएंगे मनमानी, तो अब कितनी दुश्मनी करें। तो उसने पतियों को शपथ दिला दी। अब जब इसका वीडियो सामने आया तो पंचायत सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंड करने से क्या होगा, ये चलन जो है बहुत व्यापक है। शायद कई पीढ़ियां लग जाएगी महिलाओं को उनका पूरा अधिकार मिलने में। अभी भी आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ किसी नेता को अपनी सीट खाली करनी पड़ती है क्योंकि महिला आरक्षित हो गई है, तो ऐसे नेता पहले से अपनी पत्नी के नाम के बीच में अपना नाम डालकर उसका नाम मतदाता सूची में बदलवा कर रखते हैं, ताकि ज़रूरत पड़े तो पत्नी को लड़वाया जा सके। बीच में अपना नाम होना जरूरी है, क्योंकि पत्नी आज़ाद कैसे हो सकती है। आपको ध्यान है ना, मनुस्मृति में कहा गया है कि एक महिला को
लड़की रहते हुए अपने पिता के कब्जे में रहना चाहिए, उनके काबू में रहना चाहिए। शादी के बाद पति के काबू में रहना चाहिए और पति खोने के बाद पुत्र के काबू में रहना चाहिए। ये सोच जो है यूपी के हाई कोर्ट से लेकर राजस्थान के हाई कोर्ट के उस जज तक जिसने सती प्रथा को सही ठहराया था, वहाँ से लेकर पुणे के मध्यस्थता कोर्ट तक और छत्तीसगढ़ के पंडरिया की इस ग्राम पंचायत तक, सोच वही की वही है। महिला को किस तरह से कुचला जाए, महिला किस तरह से संपत्ति है, महिला को बलात्कार भी किया गया है। तो भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी घटिया बात है, मुझको सुन के बड़ी तकलीफ हुई थी। किसी ने मुझको ये घटना बताई कि छत्तीसगढ़ में एक गांव में एक लड़की से बलात्कार हुआ। गांव के लोग बैठे कि इसको कैसे सुलझाया जाए, कैसे निपटाया जाए। तो लड़की की तो कोई गुंजाइश नहीं है, मुंह नहीं है उसका। लड़की का पिता वहां बैठा पंचायत में, उसको कहा गया कि जिसने बलात्कार किया है वो इतने 1000 रुपए देगा, इसको मान लो। तो उसने कहा नहीं, मेरी बेटी नहीं मान रही है, वो शिकायत दर्ज कराने पे अड़ी हुई है। तो उसको समाज की तरफ से बहुत दबाव डाला गया कि जब समाज का बैठका हो रहा है, बलात्कार की रिपोर्ट न लिखाने को कहा जा रहा है, ऐसा करोगे तो समाज से बाहर कर देंगे। और जो कहा गया बतलाता हूं मैं आपको। ये कहा गया, उसके पिता को समझाया गया, लड़की का क्या है, वो तो बलात्कार के बाद भी उसका बदन तो रबड़ जैसा है, वो वापस अपनी जगह आ गया होगा। आप सोच सकते हैं लड़की के बारे में, महिला के बारे में समाज की सोच क्या है। एक जिंदा हाड़ मांस की लड़की जो बलात्कार की शिकार हुई है, उसको रबर मान लिया गया। यह समाज की सोच है। आप सोच के देखिएगा अपने मन में। जितनी घटनाएं मैंने गिनाई है, ऐसी और घटनाएं आपको रोज इधर उधर सुनने मिलती होंगी। सोच के देखिएगा कि क्या बना के रखा है हमने। कहने के लिए तो हम इस देश को भारत माता का देश कहते हैं, भारत भूमि भारत माता का देश कहते हैं। हम साल में 2 बार नवरात्रि पर 9 दिन तक देवी की पूजा करते हैं। हम देवी को 8 हाथ का बना देते हैं। देवी की पूजा में हम उपवास करते हैं, गाय तक को माता मान लेते हैं। और जो असल में जो माता है मानवों की, इंसानों की, उसको क्या मानते हैं? उसको रबर मान लेते हैं कि बलात्कार से उसका क्या बिगड़ा है। वो तो रबर है, वो उसका बदन वापस आ चुका होगा उसी आकार में। ये हमारी सोच है। मैं शब्द एक नर्म सामान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मिसाल बहुत कड़ी है जो मुझको बताई गई रूबरू। मुझको जाति भी बताई गई थी, किस जाति के बीच ये चर्चा हुई, लेकिन वो प्रासंगिक नहीं है। सोच के देखिएगा आप महिला को क्या मानते हैं। फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी बातें तर्क संगत लगती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना सोचना है इस बारे में। दोस्तों को लिंक भेजिएगा, कम से कम बालिग दोस्तों को तो भेज ही सकते हैं कि ऐसे मुद्दों पर क्या कहना है आपका। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर से मौत बहुत बुरी होती है। उतनी बुरी मौत अपने परिवार के सामने मत पाइए, उनको आपसे ज़्यादा तकलीफ होगी। जो लोग आपको चाहते हैं वो आपके दुख दर्द में आपसे ज़्यादा दुख दर्द भी पाते हैं। इसलिए तंबाकू को छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। फिर मिलेंगे।